कल्पना कीजिए एक ऐसे अभेद्य किले की जहां परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता था। चारों तरफ हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे और हर नुक्कड़ पर सादे कपड़ों में घूमते खुफिया अफसरों का सख्त पहरा था। ये पाकिस्तान का कहूटा था, वो जगह जहां दुनिया की नजरों से छुपकर मौत का सबसे बड़ा हथियार तैयार हो रहा था। और इसी किले के बाहर एक मामूली सी नाई की दुकान की चौखट पर धूल में सना एक इंसान बैठा था। फटे पुराने कपड़े, उलझे हुए बाल, चेहरे पर मिट्टी और आंखों में अजीब सा खालीपन। वहां से गुजरने वाला हर पाकिस्तानी अफसर, हर बड़ा वैज्ञानिक उसे कोई पागल या भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देता। कभी कोई सिक्का फेंक देता तो कभी झिड़क कर आगे बढ़ जाता। लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो पागल समझ रही हैं, वो असल में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे खतरनाक जासूस था। उसका नाम था अजीत डोभाल। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि 70 और 80 के दशक की वो खौफनाक हकीकत थी जब भारत की सुरक्षा एक बहुत बड़े दोराहे पर खड़ी थी। 1971 की करारी हार के बाद पाकिस्तान चोरी छिपे अपना परमाणु बम बनाने की साजिश रच रहा था। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां कहूटा पर नजरें गड़ाए बैठी थीं, लेकिन अंदर की असली जानकारी किसी के पास नहीं थी। कहूटा की तरफ आंख उठाकर देखने का मतलब था सीधी मौत। भारत को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मौत के इस कुएं में उतर सके और भीड़ का हिस्सा बनकर पूरी तरह गायब हो जाए। ये जिम्मेदारी उठाई अजीत डोभाल ने। उन्होंने अपनी पूरी पहचान मिटा दी, हिंदी बोलने की आदत छोड़ी और ठेठ उर्दू सीख ली। एक पाकिस्तानी मुसलमान का भेष धरकर उन्होंने लाहौर और इस्लामाबाद की गलियों में अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो मस्जिदों में नमाज पढ़ते लोगों के बीच ऐसे घुल मिल गए कि पड़ोसियों को भी कभी शक नहीं हुआ कि उनके बीच एक भारतीय जासूस रह रहा है। लेकिन उनका मकसद सिर्फ छिपना नहीं था, बल्कि कहूटा के उस किले से वो राज निकालना था जो दुनिया में सोने से भी ज्यादा कीमती था। उन्हें खबर मिली कि कहूटा के कुछ बड़े वैज्ञानिक एक लोकल बाजार की नाई की दुकान पर बाल कटवाने आते हैं। वैज्ञानिकों तक पहुंचना नामुमकिन था क्योंकि वो हमेशा कड़ी सुरक्षा में रहते थे। यहीं से शुरू हुआ डोभाल का सबसे रिस्की प्लान। उन्होंने खुद को एक लाचार भिखारी के रूप में ढाल लिया और उसी दुकान के बाहर अपना डेरा जमा लिया। घंटों, दिनों और हफ्तों तक वो वहीं धूल फांकते रहे, लेकिन उनकी निगाहें हर आने जाने वाले चेहरे को पहचान रही थी। उनका निशाना कोई फाइल नहीं थी, उनका निशाना था फर्श पर गिरने वाले बाल। क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आने वाले इंसान के बालों में रेडिएशन के सूक्ष्म अंश रह जाते हैं। अगर वो बाल भारत की लैब तक पहुंच जाते तो भारत ये पता लगा सकता था कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने के कितने करीब पहुंच चुका है। हफ्तों का इंतजार बीत गया और फिर एक दिन वो पल आ गया। कहूटा का एक मुख्य वैज्ञानिक उस दुकान के भीतर दाखिल हुआ। डोभाल के दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर वही पागलपन का मुखौटा था। अंदर कैंची चल रही थी और फर्श पर गिर रहे थे वो कीमती सबूत। जैसे ही वैज्ञानिक बाहर निकला और दुकान में हलचल कम हुई, डोभाल लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचे। नाई को लगा कोई भूखा भिखारी कुछ ढूंढ रहा है। बस उसी एक पल का फायदा उठाकर डोभाल ने बिजली जैसी तेजी से उन बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और जेब में छिपा लिया। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 10 सेकंड में खत्म हो गया, लेकिन अगर उस वक्त किसी की नजर पड़ जाती तो अंजाम सिर्फ दर्दनाक मौत होता। वो बाल किसी तरह भारत की लैब तक पहुंचाए गए। जब वैज्ञानिकों ने उनका परीक्षण किया तो सब हैरान रह गए। उन बालों में हाई ग्रेड यूरेनियम के अंश मिले थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बेहद करीब पहुंच चुका है। डोभाल के उस एक सैंपल ने भारत सरकार की आंखें खोल दी। लेकिन जासूसी की दुनिया में हारने के लिए सिर्फ एक गलती काफी होती है, और यही गलती जल्द ही डोभाल की जान पर बनकर आने वाली थी। लाहौर की एक मशहूर सूफी दरगाह, जहां अक्सर भारी भीड़ रहती थी। अपनी पहचान मजबूत रखने के लिए डोभाल अक्सर वहां जाया करते थे। एक शाम वो दरगाह की एक कोने में खामोशी से बैठे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी बैठा था।
लंबी सफेद दाढ़ी और लाल आंखें। डोभाल उठकर जाने लगी, तभी पीछे से आवाज आई, रुको। डोभाल के कदम वहीं थम गए। वो बूढ़ा आदमी उनके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, तुम हिंदू हो ना? ये सुनते ही डोभाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वहां मौजूद भीड़ ने यह सुन लिया होता तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता। डोभाल ने तुरंत खुद को संभाला और ठेठ उर्दू में जवाब दिया, नहीं बाबा, मैं पैदाइशी मुसलमान हूं। लेकिन बूढ़े के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने डोभाल के कान की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे कान क्यों छिदे हुए हैं? डोभाल को अपनी वो छोटी सी गलती याद आ गई जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा थी। भाषा बदली, कपड़े बदले, नाम बदला, लेकिन कान का वो छोटा सा छेद उनकी पहचान खोल चुका था। डोभाल को लगा खेल खत्म हो चुका है। तभी बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ चलो। डोभाल चुपचाप उसके पीछे चल पड़े, तंग गलियों से होते हुए एक टूटे फूटे मकान तक। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती जली, डोभाल हैरान रह गए। कमरे में भगवान शिव और दुर्गा की छोटी मूर्तियां रखी थीं। वो बूढ़ा आदमी जो दुनिया के सामने मुसलमान था, असल में हिंदू था। उसने कहा, बेटा डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह छिपकर जी रहा हूं। जिसे डोभाल अपनी मौत समझ रहे थे, वही उनकी जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता निकला। उस बूढ़े ने उन्हें सलाह दी कि अगर पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो इस निशान को मिटाना होगा। डोभाल ने तुरंत प्लास्टिक सर्जरी करवाई और कानों के छेद भरवा लिए। लेकिन वो वहां से भागे नहीं, बल्कि अगले 7 साल तक पाकिस्तान में डटे रहे और कई गहरे राज भारत भेजते रहे। आज दुनिया उन्हें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जानती है। फिल्मों में जासूसी आसान लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये बिना हथियार के मौत से खेलने जैसा है। इतिहास हमेशा गवाह रहेगा कि कैसे एक अकेले इंसान ने दुश्मन के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट की नींव हिला दी थी।